मैच शुरू होने के बस कुछ ही घंटे बाकी थे, लेकिन इंग्लैंड का सबसे चर्चित रग्बी खिलाड़ी बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब हो गया। ना कोई संघर्ष, ना कोई फिरौती, ना कोई गवाह, सिर्फ कुछ रहस्यमय सुराग जो हर कदम पर सच को और भी धुंधला कर देते थे। क्या यह किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा है, या इस गुमशुदगी के पीछे छिपा एक ऐसा राज जिसे दुनिया से हर कीमत पर छिपाया जा रहा है? इस उलझे हुए रहस्य को सुलझाने के लिए आगे आते हैं शर्लक होम्स। क्या उनकी बेमिसाल बुद्धि इस अनदेखे सच तक पहुंच पाएगी? आइए जानते हैं आर्थर कनन डॉयल की रोमांचक और रहस्य से भरपूर कहानी द मिसिंग 3/4। फरवरी की सुबह वॉटसन और होम्स बेकर स्ट्रीट पर अपने घर में थे। दिन उदास था और मौसम भी कुछ खास अच्छा नहीं था। माहौल को थोड़ा खुशनुमा बनाने के लिए एक टेलीग्राम आया। यह होम्स के नाम था और इसमें लिखा था, कृपया मेरा इंतजार करें, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, राइट विंग 3/4 गायब है, कल बहुत जरूरी है। होम्स और वॉटसन को इस अजीब संदेश का कोई मतलब समझ नहीं आया। होम्स ने टेलीग्राम को घुमाकर देखा और कहा कि ये स्ट्रैंड से आया है और उस दिन सुबह 10:36 बजे भेजा गया था। उन्होंने अखबार देखना शुरू किया ताकि संदेश के बारे में कोई अंदाजा लगाया जा सके, क्योंकि अखबार में ज्यादातर अजीब घटनाओं की खबरें छपती थीं, लेकिन अखबार में कुछ भी अजीब नहीं था। जल्दी घंटी बजी और नौकरानी ने आकर बताया कि ट्रिनिटी कॉलेज के मिस्टर सिरिल ओवरटन उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहा था एक लंबा आदमी, अच्छे डील डॉल वाला और चौड़े कंधों वाला, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने बताया कि वह स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर स्टैनली हॉपकिंस की सलाह पर होम्स से मिलने आया है, जिनसे वह पहले भी मिल चुका है। उसने कहा कि वह अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम का कोच है और उसकी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी गॉडफ्रे स्टैंटन है, जो 3/4 पोजीशन पर खेलता है। मिस्टर ओवरटन ने होम्स से पूछा कि क्या वह आदमी को आप सच में जानते हैं, लेकिन होम्स ने कहा कि उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। मिस्टर ओवरटन हैरान रह गए और फिर होम्स से पूछा कि क्या वह सिरिल ओवरटन को जानते हैं। होम्स ने फिर से नहीं में जवाब दिया। होम्स हंसे और कहा कि उन्हें खेलों की दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। फिर मिस्टर ओवरटन ने उन्हें अपनी दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वे कोच हैं और अगले दिन उनकी टीम का मुकाबला मशहूर ऑक्सफोर्ड टीम से होने वाला था, इसलिए वह एक दिन पहले ही वहां पहुंच गए थे और बेंटले नाम के होटल में ठहरे थे। रात 10 बजे वह सभी खिलाड़ियों का हालचाल लेने लगे और देखा कि गॉडफ्रे का चेहरा थोड़ा उदास है। उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है। गॉडफ्रे ने जवाब दिया कि उसे हल्का सिर दर्द है। मिस्टर ओवरटन ने आगे बताया कि फिर मैंने उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया। आधे घंटे बाद होटल का पोर्टर दौड़ता हुआ आया और मेरे पास आकर कहा कि कोई आदमी एक नोट लेकर गॉडफ्रे से मिलने आया है। चूंकि गॉडफ्रे अभी सोया नहीं था, इसलिए पोर्टर वह नोट उसके पास ले गया। नोट पढ़ते ही गॉडफ्रे के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। फिर वह दौड़कर नीचे गया और उस आदमी से कुछ बातें की जो चिट्ठी लेकर आया था। वह दोनों तेजी से सड़क पर निकले और गायब हो गए। गॉडफ्रे एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है और उसे खेल से बहुत प्यार है, इसलिए मुझे पता है कि उसके इस तरह गायब होने के पीछे कोई ठोस वजह रही होगी। मैंने कैम्ब्रिज में पता करने के लिए टेलीग्राम भेजा कि क्या वो वहां है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। होम्स ने फिर पूछा उसने इसके बाद क्या किया, तो मिस्टर ओवरटन ने बताया कि उन्होंने लॉर्ड माउंट जेम्स को टेलीग्राम भेजा था। होम्स ने पूछा कि उन्होंने लॉर्ड को टेलीग्राम क्यों भेजा, क्योंकि उन्हें कोई संबंध समझ नहीं आ रहा था। कोच ने जवाब दिया कि लॉर्ड गॉडफ्रे के सबसे करीबी रिश्तेदार थे। लॉर्ड बहुत अमीर आदमी थे, लेकिन उन्होंने गॉडफ्रे को कभी कोई पैसा नहीं दिया था, क्योंकि वे बेहद कंजूस थे। जिस रात गॉडफ्रे गायब हुआ वो परेशान था और मिस्टर ओवरटन को लगा कि शायद वो पैसे के लिए ही लॉर्ड से मिलने गया होगा। लेकिन होम्स ने कहा कि जो खुरदुरे स्वभाव वाला आदमी चिट्ठी लेकर आया था, उसका गॉडफ्रे के लॉर्ड से मिलने जाने की संभावना से कोई मेल नहीं बैठता था। होम्स ने कहा कि उन्हें इस केस को सुलझाने की कोशिश करके खुशी होगी, और वो तीनों जल्द ही उस कमरे में पहुंच गए जहां से गॉडफ्रे गायब हुआ था। जिस पोर्टर से पूछताछ की गई, उसने बताया कि जो आदमी नोट लेकर आया था वो लगभग 50 साल का था और उसकी दाढ़ी में कुछ सफेद बाल थे। वो घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। उन दोनों के बीच हुई बातचीत में पोर्टर ने बस समय शब्द सुना था। फिर वे जल्दी जल्दी सड़क पर चले गए। पोर्टर शाम 6 बजे गॉडफ्रे के पास एक टेलीग्राम भी ले गया था। पोर्टर वहीं रुका रहा जब गॉडफ्रे ने टेलीग्राम खोला ताकि देख सके कि क्या उसे कोई जवाब ले जाना है। जवाब टेबल पर रखे बंडल के एक टेलीग्राफ पेपर पर लिखा गया था। होम्स ने वह बंडल उठाया और खिड़की के पास ले जाकर उसकी जांच की। पेपर के नीचे रखे ब्लॉटिंग पैड पर गॉडफ्रे ने मैसेज लिखा था और उसकी छाप बिल्कुल साफ दिख रही थी, जिसमें लिखा था,
भगवान के लिए हमारा साथ दो। लेकिन ये 6 शब्द पूरे मैसेज का आखिरी हिस्सा थे और वॉटसन ने सुझाव दिया कि उन्हें टेलीग्राफ ऑफिस जाकर बाकी मैसेज का पता लगाना चाहिए। होम्स ने उससे कहा कि किसी और के मैसेज को जल्दी से देख लेना इतना आसान नहीं है और अधिकारी इसकी इजाज़त भी नहीं देंगे। होम्स ने कोच से पूछा कि क्या गॉडफ्रे कभी बीमार पड़ा था, तो कोच ने बताया नहीं। अब होम्स कुछ कागज देख रहे थे और उनमें से कुछ को अपनी जेब में रखते हुए उन्होंने कहा कि गॉडफ्रे शायद उतना फिट ना हो जितना वे सोच रहे हैं। तभी एक और आवाज आई, जरा रुकिए सर, आप कौन हैं? जो आदमी अंदर आया वह बूढ़ा और थोड़े फटे पुराने कपड़ों में था, लेकिन उसकी आवाज तेज और तीखी थी। होम्स ने उसे बताया कि वो एक डिटेक्टिव है जो गॉडफ्रे के मामले की जांच कर रहे हैं और उन्हें मिस्टर ओवरटन ने इसके लिए काम पर रखा है। बूढ़े आदमी ने कोच की ओर देखकर कहा, अरे तो आप सिरिल ओवरटन हैं जिन्होंने मुझे टेलीग्राम भेजा था? आपका मैसेज मिलते ही मैं पहली बस पकड़कर आ गया। मैं लॉर्ड जेम्स हूँ और गॉडफ्रे का इकलौता रिश्तेदार हूँ। आपने उसे खोजने के लिए एक डिटेक्टिव को काम पर रखा है, लेकिन डिटेक्टिव के पैसे कौन देगा? कोच ने जवाब दिया कि गॉडफ्रे खुशी खुशी पैसे दे देगा। लेकिन लॉर्ड ने बीच में ही कहा, अगर वो नहीं मिलता है तो पैसे के लिए मेरे दरवाजे पर मत आना। अगर गॉडफ्रे इतना बेवकूफ़ है कि खो जाए तो ये उसकी समस्या है। होम्स ने ऐसा कंजूस आदमी कभी नहीं देखा था और कहा, सर गॉडफ्रे खुद बहुत अमीर नहीं था। अगर उसका अपहरण हुआ है तो शायद आपकी बहुत ज़्यादा दौलत के लिए हुआ होगा। बूढ़ा आदमी चौंक गया और बोला, अच्छा तो आप उसे ज़रूर खोजिए और मैं आपको पैसे दूंगा। मैं घर वापस जाऊंगा और जल्द से जल्द अपना सारा पैसा बैंक में जमा करवा दूंगा। और इतना कहकर लॉर्ड चले गए। कोच अपनी टीम के बाकी लोगों को गायब होने की खबर देने गया। होम्स और वॉटसन टेलीग्राम ऑफिस गए ताकि बाकी मैसेज देख सकें। होम्स देरी से ऑफिस के अंदर गए और पूछा, माफ कीजिए मिस, मैंने कल एक टेलीग्राम भेजा था और उसका कोई जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। मुझे लगता है कि शायद मैं मैसेज के आखिर में अपना नाम लिखना भूल गया था और यही वजह हो सकती है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या मैंने ऐसा किया था? महिला ने पूछा कि उन्होंने इसे कब भेजा था और होम्स ने कहा कि पिछले दिन 6 बजे। महिला ने पूछा कि ये किसे भेजा गया था और होम्स ने राजदारी दिखाते हुए अपनी उंगलियां होठों पर रखी और कहा कि उस पर आखिरी शब्द थे, भगवान के लिए। महिला ने कागज के बंडल में से मैसेज की काउंटर फाइल निकाली और होम्स को देते हुए कहा कि सच में वह उस पर अपना नाम लिखना भूल गए थे। होम्स ने कहा कि यह उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और जल्दी से मैसेज पढ़कर उसे वापस कर दिया। वे ऑफिस से बाहर निकले और वॉटसन अपने दोस्त की चालाकी से बहुत प्रभावित हुआ। जल्दी वे कैम्ब्रिज जाने वाली ट्रेन में थे। होम्स ने वॉटसन को बताया कि गॉडफ्रे के गायब होने के कई कारण हो सकते हैं और उन्होंने मामले पर खूब चर्चा की। कैम्ब्रिज स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने एक कैब ली और होम्स ने ड्राइवर से उन्हें डॉक्टर लेस्ट्री आर्मस्ट्रॉन्ग के घर ले जाने को कहा। वो देर से डॉक्टर के घर पहुंचे। डॉक्टर एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे और मेडिकल क्षेत्र में अपने काम और रिसर्च के लिए पूरे यूरोप में जाने जाते थे। उन्हें अंदर ले जाया गया और वॉटसन ने देखा कि डॉक्टर मजबूत और समझदार लग रहे थे। होम्स ने अपना कार्ड दिया और डॉक्टर ने उसे पढ़ा। उन्होंने कहा, मिस्टर शेरलॉक होम्स, मैं आपका नाम और आपका पेशा जानता हूं और दोनों को ही बिल्कुल पसंद नहीं करता। होम्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इंग्लैंड में सभी अपराधी भी ऐसा ही सोचते हैं। डॉक्टर ने कहा कि जब तक होम्स अपराधियों को पकड़ने में मदद कर रहे थे तब तक ये एक अच्छा पेशा था, लेकिन उन्हें होम्स का लोगों की निजी जिंदगी में दखल देना पसंद नहीं था। होम्स ने डॉक्टर से पूछा कि क्या वे गॉडफ्रे को जानते हैं और डॉक्टर ने कहा कि हाँ वो जानते हैं। होम्स ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता है कि गॉडफ्रे गायब हो गया है और बिना चेहरे के भाव बदले डॉक्टर ने पूछा कि क्या ये सच है। होम्स ने डॉक्टर से कई सवाल पूछे, जैसे कि क्या गॉडफ्रे बीमार था, क्या डॉक्टर ने उसे हाल ही में देखा था, और डॉक्टर ने हर सवाल का जवाब नहीं में दिया। फिर होम्स ने वह बिल मेज पर पटक दिए जो उसने गॉडफ्रे के कमरे से अपनी जेब में भरे थे और पूछा, तो फिर तुमने गॉडफ्रे को 13 गिनी का बिल क्यों दिया? डॉक्टर ने कहा कि उसे लगा कि उसे होम्स को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। होम्स ने पूछा कि क्या उसे हाल ही में गॉडफ्रे से कोई खबर मिली है और डॉक्टर ने फिर कहा नहीं। तब होम्स ने उसे बताया कि उसे उस टेलीग्राम के बारे में पता है जो उसे पिछले दिन गॉडफ्रे से मिला था। डॉक्टर गुस्से में अपनी सीट से उठा और उन दोनों को बाहर निकलने को कहा। उसने बटलर को बुलाया और वॉटसन और होम्स को बाहर निकाल दिया। फिर होम्स और वॉटसन ने डॉक्टर के घर के सामने एक सराय में एक कमरा बुक किया और होम्स कुछ पूछताछ करने के लिए बाहर चला गया। वह देर से लौटा और ठंडा खाना खाया और अपना पाइप पी रहा था। तभी पत्थर के रास्ते पर गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनकर उसने खिड़की से बाहर देखा। वॉटसन उठा और देखा कि गाड़ी डॉक्टर के घर के सामने रुकी। होम्स ने बताया कि उसे अपनी पूछताछ से पता चला है कि डॉक्टर हर दिन
गाड़ी में 3 घंटे के लिए बाहर जाता था, कभी कभी दिन में 2 बार। वॉटसन ने कहा कि डॉक्टर का अपने मरीजों को देखने के लिए लंबे समय तक बाहर रहना आम बात है, लेकिन होम्स ने उसे बताया कि डॉक्टर अब प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे और सिर्फ रिसर्च कर रहे थे। होम्स ने कहा, मैंने ड्राइवर से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बदतमीज था और उसने मुझ पर कुत्ता छोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि गाड़ी चलने लगी है, तो मैं तेजी से एक साइकिल की दुकान पर गया, साइकिल किराए पर ली और गाड़ी का पीछा करने लगा। जल्द ही मैंने गाड़ी और अपने बीच की दूरी कम कर ली। मैं लगातार उसका पीछा कर रहा था और जल्द ही वो शहर से बाहर निकल गई। फिर अचानक गाड़ी रुकी और डॉक्टर बाहर निकले और मेरी तरफ आए। मैं भी रुक गया और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि सड़क संकरी है और उन्हें मुझे आगे जाने देने में खुशी होगी। उन्होंने जिस तरह से बात कही वह बहुत पक्की और विनम्र थी और मैं उनकी बात समझ गया। इसलिए मैं उनके पास से गुजरा और 1 मील आगे रुककर देखा कि क्या गाड़ी आ रही है, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। मैं वापस मुड़ा और सभी साइड रोड पर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। मैं यहाँ वापस आ गया और अब गाड़ी आ गई है। वॉटसन ने सुझाव दिया कि वह अगले दिन उसका पीछा करने की कोशिश करें। होम्स ने उसे बताया कि ग्रामीण इलाका बहुत सुनसान है और वहां छिपने की कोई जगह नहीं है, इसलिए डॉक्टर का पीछा करना आसान काम नहीं था। उन्हें कोई और योजना बनानी थी ताकि पता चल सके कि डॉक्टर कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। अगली सुबह जब वे नाश्ता कर रहे थे तो उन्हें एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, प्रिय महोदय, आप मेरा पीछा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरी गाड़ी के पीछे खिड़की है और अगर आप पूरे इलाके में घूमकर मेरा पीछा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। गॉडफ्रे के लिए आप सबसे अच्छा काम यही कर सकते हैं कि आप वहां लौट जाएं जहां से आए हैं और अपने मालिक को बता दें कि आप उसे ढूंढने में नाकाम रहे। आपका लेस्ली आर्मस्ट्रॉन्ग। वॉटसन ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, देखिए, उसकी गाड़ी गेट से बाहर जा रही है। क्या आपको लगता है कि मुझे आज साइकिल लेकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए? लेकिन होम्स ने विनम्रता से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वह फिर से पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह कुछ और पूछताछ करने के लिए शहर जा रहे हैं। होम्स देर रात वापस आए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने आसपास के कई शहरों में पूछा था, लेकिन गाड़ी कहाँ गई इसका पता लगाने में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। होम्स बैठकर अपना डिनर करने लगे और साथ ही वॉटसन से पूछा कि क्या उनके लिए कोई मैसेज आया है। वॉटसन ने दोपहर में आया एक टेलीग्राम निकाला। उसमें लिखा था, पॉम्पी के बारे में पूछें, जेरेमी डिक्सन, ट्रिनिटी कॉलेज। वॉटसन को मैसेज समझ नहीं आया। होम्स से बताया कि उन्होंने कोच को टेलीग्राम भेजा था और यह उसी सवाल का जवाब था जो उन्होंने कोच से पूछा था। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कल डॉक्टर और उनकी गाड़ी का पता लगाने में उनकी किस्मत बेहतर होगी। उस दिन मैच खेला गया था और होम्स ने अखबार में देखा कि ऑक्सफोर्ड की टीम जीत गई थी। खबर में यह भी बताया गया था कि टीम की हार का मुख्य कारण 3 क्वार्टर खिलाड़ी गॉडफ्रे की अनुपस्थिति थी। अगली सुबह जब वॉटसन की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि होम्स फायरप्लेस के पास बैठे हैं। होम्स ने फिर वॉटसन को अच्छा नाश्ता करने को कहा क्योंकि उन्हें डॉक्टर की गाड़ी का पीछा करना था। वॉटसन ने बाहर देखा और गाड़ी को जाते हुए पाया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना नाश्ता साथ ले लेना चाहिए क्योंकि डॉक्टर अभी बाहर जा रहे थे, लेकिन होम्स ने कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नाश्ते के बाद वे अस्तबल गए। फिर होम्स ने एक बक्से से एक छोटा कुत्ता निकाला और वॉटसन को उसका परिचय पॉम्पी के रूप में कराया। कुत्ता फॉक्स साउंड जितना छोटा था। फिर होम्स कुत्ते को डॉक्टर के दरवाजे पर ले गया और कुत्ते ने थोड़ी देर इधर उधर सूंघा। फिर हल्की सी आवाज निकालते हुए कुत्ता गांव के रास्ते पर चल पड़ा और होम्स के हाथ में बंधी रस्सी को खींचने लगा। आधे घंटे बाद वे शहर पार करके एक खुले इलाके में पहुंच गए थे। वॉटसन ने होम्स से पूछा कि इस बार उसने क्या तरकीब अपनाई है और होम्स ने उसे बताया कि उसने सौंफ की महक वाली एक चीज ली थी और उसे डॉक्टर की गाड़ी के पिछले पहिए पर छिड़क दिया था। पॉम्पी एक ड्रैग हाउंड खुशबू का पीछा करने वाला कुत्ता था और ड्रैग हाउंड सौंफ की महक का बहुत अच्छे से पीछा करते हैं। अचानक कुत्ता एक छोटी गली में मुड़ गया और वह सड़क के आखिर तक उसके पीछे पीछे गए, जहां वह गली एक दूसरी चौड़ी सड़क से मिलती थी। कुत्ता उस सड़क पर मुड़ा और उन्हें उसी शहर की तरफ ले गया जहां से वे आए थे। होम्स अब धीरे से हंसा और बोला कि ये डॉक्टर की एक और चाल थी ताकि अगर वह उसका पीछा कर रहे हो तो उन्हें गोल गोल घुमाया जा सके। वो बात कर ही रहा था कि दूसरी तरफ से गाड़ी उनकी ओर तेजी से आती हुई दिखाई दी। होम्स, वॉटसन और कुत्ता झाड़ियों में कूद कर छिप गए। जब गाड़ी गुजरी तो वॉटसन ने डॉक्टर के चेहरे पर नजर डाली। उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। गाड़ी के गुजर जाने के बाद वे झाड़ियों से बाहर निकले और कुत्ता उन्हें खेत में बने एक घर तक ले गया। होम्स घर के पास गए और कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उन्हें अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उनके पीछे से
कुछ शोर सुनाई दिया और होम्स ने मुड़कर देखा कि गाड़ी वापस आ रही थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के उन्हें रोकने से पहले ही उन्हें ये देखना होगा कि अंदर क्या हो रहा है, और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। करहाने की आवाज़ का पीछा करते हुए वे एक हॉल से गुजरे और सीढ़ियां चढ़कर एक दरवाजे तक पहुंचे। होम्स ने दरवाज़ा खोला और जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे हैरान रह गए। बिस्तर पर एक खूबसूरत जवान औरत लेटी हुई थी और वो मर चुकी थी। बिस्तर के निचले हिस्से के पास एक आदमी घुटनों के बल बैठा रो रहा था और कर्रा भी रहा था। होम्स ने उससे पूछा कि क्या उसका नाम गॉडफ्रे है, तो उस आदमी ने कहा हाँ, लेकिन आप बहुत देर कर चुके हैं। उसने उन्हें डॉक्टर समझ लिया था। होम्स और वॉटसन उस आदमी को छोड़कर आगे बढ़े और सीढ़ियों पर खड़े डॉक्टर से मिले। उसने कहा, सर, अगर मैं कम उम्र का होता तो मैं आपको ज़रूर खरी खोटी सुनाता। तो आखिरकार आपको पता चल ही गया कि वो कहाँ है। अब आप आगे क्या करने की सोच रहे हैं? डॉक्टर को गलतफहमी थी कि उन्हें लॉर्ड जेम्स ने काम पर रखा था। तीनों नीचे गए और वहां होम्स ने डॉक्टर को समझाया कि उन्हें लॉर्ड ने नहीं बल्कि टीम के कोच ने काम पर रखा था। होम्स ने कहा कि जब तक कोई अपराध नहीं होता वह इस मामले को अखबारों में नहीं आने देंगे। डॉक्टर ने होम्स से हाथ मिलाया और उन्हें पूरी कहानी बताई। 1 साल पहले गॉडफ्रे लंदन के एक सराय में रुका था और उसे मकान मालिक की बेटी से प्यार हो गया था। उसने उससे शादी कर ली, लेकिन इसे छिपा कर रखा क्योंकि लॉर्ड जेम्स बहुत कंजूस थे और गॉडफ्रे को संपत्ति देने से इनकार करने का बहाना ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक कॉटेज लिया और लोगों की नज़रों से दूर वहां रहने लगे। डॉक्टर गॉडफ्रे के अच्छे दोस्त थे और उनकी मदद करके खुश थे। एक नौकर के अलावा जो पास के गांव गया था, किसी को भी राज पता नहीं था। लेकिन एक दिन गॉडफ्रे की पत्नी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने हर मुमकिन कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन ये साफ था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। गॉडफ्रे मैच खेलने जाता रहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को इस बारे में पता चले। डॉक्टर ने उसे उसकी पत्नी की हालत के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि तब वह अच्छा खेल नहीं पाएगा। लेकिन जिस दिन वह अपने कमरे से गायब हुआ, उस दिन लड़की का पिता उसे ये बताने आया था कि उस लड़की की हालत खराब है और इसी वजह से वो कॉटेज तक आया था। वहां पहुंचने से लेकर उसकी मृत्यु तक वह उसके बिस्तर के पास ही रहा। ये कहानी सुनकर होम्स और वॉटसन बहुत दुखी हुए और उन्होंने डॉक्टर से वादा किया कि वह इस राज को छिपा कर रखेंगे। वह लंदन के लिए रवाना हो गए और गायब 3/4 का राज उनके बीच सुरक्षित रहा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी शेरलॉक होम्स सीरीज की एक और कहानी, द मिसिंग 3/4। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली है, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, वो हाई बटन प्रेस करना भी ना भूलें। आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आप सब लोगों से विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।